जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। आज हम लोग आज़ादी के बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन कि सबसे आदमी ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि भारत का ये 76वां स्वतंत्रता दिवस है या 77वां। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। आज के बाद जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था उस डेट को लिख देंगे। ये जो जब मना रहे हैं, जैसे अभी मनाएंगे 15 अगस्त 2023 को। ठीक। जब पहली बार मनाया था उसको लिख देंगे नीचे 15 अगस्त 2008 1947 लिख के इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। 15 में 15 गया 0 हो जाएगा, 8 में 8 गया 0। अगर इसको घटाएंगे तो कितना होगा 6 7 0 0, यानी कि 76 वर्ष पूरा कर चुका है। आज़ादी का 76 वर्ष हम पूरा कर चुके हैं। अब जो मनाएंगे यानी कि 15 अगस्त 1947 को अगले रूप में मनाते हैं, यानी कि 1 प्लस कर देंगे इसमें। ठीक है, 1 प्लस कर देंगे यानी कि 77वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे 2023 में, क्योंकि 76 साल हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, 2023 में। लेकिन अगला क्या होगा 77वां होगा। ठीक है, जिस तरह बर्थडे मनाते हैं उसी तरह ये देश का भी, पूरे भारत का एक महापर्व है स्वतंत्रता दिवस। ठीक। तो आज हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जान चुके हैं। आज का पहला जानते तो सभी हैं कि क्या क्या हुआ था भारत की आज़ादी में, लेकिन आज एक कुछ विशेष बात जानेंगे कि 15 अगस्त को ही भारत की आज़ादी क्यों मनाया जाता है। ठीक है, आज़ादी क्यों, तो जानेंगे। 15 अगस्त के दिन जब लॉर्ड माउंटबेटन को इंग्लैंड से भेजा गया था, क्योंकि ये पहले से तय हो चुका था। जब द्वितीय स्टार्ट हुआ था तो प्रधानमंत्री द्वारा, वहाँ के जो विपक्ष के प्रधानमंत्री थे उसके द्वारा तय किया गया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं भारत को आज़ाद करा दूंगा। अब सही में उसकी सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार बनी, और उसने वहाँ से एक योजना बना के भेजी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ठीक है, जिसके तहत भारत को आज़ादी देना था जून 1948 तक भारत को आज़ादी देना था। इसके बीच वो आज़ादी दे सकते थे। लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया था कि जून 1948 तक आज़ादी दिया जाए। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून के एक बैठक में, जून 1947 के एक बैठक में एक डेट अचानक घोषित कर दिया कि भारत इस दिन आज़ाद होगा। वो डेट था 15 अगस्त 1947। अब ये डेट क्यों चुना 15 अगस्त, अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ादी क्यों दिलाया गया, जबकि 15 अगस्त के दिन भारतीय यानी कि जो ज्योतिष शास्त्र थे उसके लिए अशुभ दिन था 1947 का। ठीक है, क्योंकि मंगल शनि सब नक्षत्र का कोहराम था, और कहा गया था कि अगर भारत को 15 अगस्त को आज़ादी मिला तो भारत में भूखमरी, युद्ध, मारपीट ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन अंग्रेज़ों को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने 15 अगस्त के दिन को ही चुना और उसमें कायम रहा। क्यों चुना, अब इसके बारे में जानेंगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से लेकर 1945 के बीच। ठीक है, तो उस समय जापान बहुत पावरफुल देश थे, छोटा सा देश थे लेकिन सबको पानी पिला रहे थे। ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया गया। फिर भी ये ख़त्म तो हो चुके थे लेकिन लड़ रहे थे। लेकिन एक डेट आता है 15 अगस्त 1945। इस दिन जो है जापानी सेना, जापान का जो सेना थे वो बामा देश के जंगल में लॉर्ड माउंटबेटन के सामने ही समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया बिना कोई शर्त का। और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे इंग्लैंड के सेनानी थे, यानी कि जनरल थे, सेना के हेड थे, सेनापति थे। और इसी के सामने इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था जापान सेना, बिना किसी शर्त के। कोई भी शर्त नहीं था, बस घुटना टेक दिए उसी के सामने, लॉर्ड माउंटबेटन के सामने।
तो लॉर्ड माउंटबेटन ये 15 अगस्त के तारीख उसके जीवन में खास था, इसीलिए इसको खास बनाने के लिए जब 3 अगस्त को बैठक चल रहा था तो अचानक उन्होंने घोषणा कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय सत्ता भारत को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, और रहा भारत के विभाजन की बात, तो भारत के विभाजन की बात तो पहले से ही तय था, लेकिन 3 जून 1947 को तय हो गया कि भारत 2 अलग अलग राज्यों में देशों में बटेंगे, 2 डोमिनियन स्टेट। ठीक है, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन भारतीय शास्त्रों का कहना था कि 15 दिन का दिन अशुभ है, 15 अगस्त का दिन, या तो आप 16 अगस्त को दीजिए या फिर 14 अगस्त को। लेकिन ये 15 अगस्त को खास बनाना चाहते थे, इसीलिए 15 अगस्त के दिन ही चुना, लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया गया, क्योंकि 14 अगस्त के रात को 12:05 में भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगर रात के 12 बज जाते हैं तो अगला तारीख बदल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी 15 अगस्त हो गया था, तो यहाँ पे तो लॉर्ड माउंटबेटन का बात रह गया, चलो 15 अगस्त को आज़ादी दे दिए। लेकिन भारतीयों का भी बात रह गया, क्योंकि भारत का जो है, भारत में जब तक सूर्योदय नहीं होता है तो नए दिन का शुरुआत नहीं माना जाता है। इसीलिए ये तो 15 अगस्त हो गए, 14 अगस्त की बात हो गई, लेकिन अगला दिन क्या आ जाएगा, 15 अगस्त। ठीक है, तो इस तरह 15 अगस्त के दिन को भारत को आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। ये आज़ादी जिस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो आज़ादी नहीं था, ये बहुत दुख भरा आज़ादी था, क्योंकि उसी दिन 14 अगस्त के दिन ही भारत को 2 भागों में बांट दिया गया था। जैसे मान लेते हैं ये भारत है, ठीक है, और यहाँ से पाकिस्तान और यहाँ पे बांग्ला, यानी पूर्वी पाकिस्तान, और 2 भागों में पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को बांट दिया गया था। बहुत ही दर्दनायक था वो दिन। ठीक है, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पहले ही भारत में सांप्रदायिक दंगा हो रहे थे। दंगा कराने में मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों हाई लेवल के नेता थे, और दोनों बड़े वकील थे, और दोनों इंग्लैंड से ही पढ़ के आए थे। दोनों एक दूसरे से कम रहना ही नहीं चाहते थे, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, खंडित हो गया। ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को भी चाहिए प्रधानमंत्री का पोस्ट और मोहम्मद अली जिन्ना को भी चाहिए, लेकिन गांधी जी वो मान गए थे कि चलो जिन्ना ही बनेंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ये सब मानने वाले नहीं थे कि जिन्ना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। लेकिन जिन्ना का अपने जिद में अड़े हुए थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, और 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने। ठीक है, भारत का विभाजन बहुत ही दुखद था। इस विभाजन के दिन ही, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, पूरा देश जश्न मना रहे थे। कम से कम 10 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, आज़ादी के दिन 15 अगस्त 14 अगस्त मान लीजिए, 14 और 15 अगस्त, 14 और 15 अगस्त को एक कांड हुआ था। ठीक है, 1947 को 10 लाख मारे गए थे, 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। ठीक है, तरफा तरफी पूरे देश में मच गया था, हिंदू मुस्लिम से मार काट दार पूरे, यानी कि देखने लायक स्थिति था, यानी कि बहुत ही दुखद स्थिति था। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे आज़ादी का रंग थोड़ा फीका है, क्योंकि उस दिन ना चाहते हुए भी बहुत सारे आदमियों को जान चला गया था। और उस समय महात्मा गांधी की बात करें तो अभी जो बंगाल है, अभी जो बांग्लादेश है, यानी कुछ समय बंगाल नवासेक में जो जगह है वहाँ पे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा ही हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया था। तो वो वहीं पे आके अनशन में बैठे हुए थे, भूख हड़ताल में, कि इस तरह बंद किया जाए। लेकिन ना तो नेहरू के इससे कोई फ़र्क पड़ा, ना ही जिन्ना को, और भारत के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करने का मतलब, भारत तो सब एक ही था, पाकिस्तान भी एक ही था, जीता आदमी को 2 टुकड़ा कर देना, यानी कि भारतीयों को 2 टुकड़ा कर देना। ये भी तो भारतीय ही थे, लेकिन इसके लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया गया।
ठीक है, बहुत दुखद रहा और इस तरह भारत को आज़ाद किया गया। लेकिन अंग्रेज चाहते तो रोक सकते थे, ठीक है। अंग्रेज अगर जो डेट दिया गया था जून 1948 तक, अगर यहाँ तक रुक जाते तो मोहम्मद अली जिन्ना का डेट हो चुका होता, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को उस समय टीबी नामक गंभीर बीमारी थी, ठीक है। टीबी नामक गंभीर बीमारी था जो कि उस समय लाइलाज था। और जैसे भारत आज़ाद हुआ, यानी पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, उसके ठीक 1 साल 27 दिन बाद जिन्ना की डेथ हो गई, यानी कि 1948 में जिन्ना की डेथ हो गई, ठीक है, टीबी के कारण। अगर ये विभाजन रुक जाता तो भारत आज विश्व विजेता होता, लेकिन इतिहास में होता या ऐसा होता वैसा होता बात का मायने नहीं रहता है। जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे मानना ही पड़ेगा। 1 साल यानी कि अपने गवर्नर पद पर रहते हुए इनकी डेथ हो गई। और वही हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, यही भी 1964 में, ठीक है, अपने पद पर रहते हुए डेथ कर गए। दोनों अपने पद पर रहते रहते पार हो गए, लेकिन भारत को 2 भागों में बांटकर बहुत बड़ा जख्म दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद भी भारत बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत में 565 राजवाड़े थे, यानी कि राजा महाराजाओं जो कहते हैं। जो अंग्रेज बोल दिए थे कि अब पाकिस्तान में जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं रह सकते हैं, और नहीं तो जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो भी रह सकते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात से इनकार कर दिया कि भारत में रहते हुए अलग कैसे हो सकता है, इतना छोटा छोटा ही तो फिर कोई बात नहीं हो जाता। तो आज़ादी से पहले यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले 565 में से 562 को भारत में विलय कर दिया। भारत में विलय कर दिए। 3 ऐसे बचे गए रियासती जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था। एक था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद और जूनागढ़ की बात करें तो ये भारत में आज़ादी के बाद मिले, 1948 में मिले पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये भारत में 1947 को ही मिल गए, क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हुआ, भारत अलग हुआ, जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, तो 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना द्वारा जम्मू कश्मीर पे हमला किया गया, ठीक है। हमला किया गया तो जम्मू कश्मीर के जो उस समय थे राजा हरि सिंह, उस समय राजा कौन थे? हरि सिंह। हरि सिंह भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू लोग इसमें विचार किए और बोले ठीक है मैं तो आपको रक्षा दूंगा, लेकिन रक्षा के बाद आपको मेरे पे मिलना पड़ेगा, विलय पत्र में हस्ताक्षर करना होगा। तो बोला ठीक है मिल जाएंगे। और जब बोला ठीक है तो फिर भारतीय सेना को यहाँ से भेजा गया। मान लेते हैं कि कश्मीर है, कश्मीर के लगभग इतना भाग पाकिस्तान द्वारा जीता गया था। तब भारतीय सेना जब भेजा गया तो इसको यहाँ से खदेड़ के इस पॉइंट तक ला दिया था। लगभग 75% कश्मीर भारतीय सेना द्वारा खाली करा चुका था, कुछ भाग बचा था। लेकिन उसी समय नेहरू चले गए यूएनओ, ठीक है, अपना छवि अच्छा रखने के लिए यूएनओ चले गया और भारतीय का हालत ख़राब करके, क्योंकि वहाँ जब गए तो युद्ध को विराम की घोषणा किया गया और बोला जो जहाँ है वहीं रुक जाए, और यहाँ पे एक रेखा खींचा गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत यानी कि चाहते उस समय अगर कुछ दिन और 1-2 दिन रुक जाते तो पूरा कश्मीर हमारे पास होता। लेकिन नेहरू अपने छवि ठीक करने में यानी कि भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। बात करें तो नेहरू की गलती, बार बार गलती दोहराते रहे। 1953 में भी यूएनओ द्वारा जब भारत को अस्थाई सदस्य की यानी कि बारे में जिक्र किया गया USA द्वारा
कि आप भारत यानी कि अस्थायी सदस्य बनिए, लेकिन इन्होंने उस समय भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी और बोले कि मेरे से बड़ा चीन है, तो हमसे पहले चीन को अस्थायी सदस्य बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसने चीन को मदद कर दिया और चीन को अस्थायी सदस्य बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक समझौता हुआ था 1954 में। तो अभी तक भारत वो अस्थायी सदस्य है, लेकिन चीन अस्थायी सदस्य बन के मज़े ले रहे हैं। अगर बात करें 1954 के, तो एक शिमला समझौता, पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के साथ। भारत चीन के साथ एक पंचशील समझौता हुआ था, जिसके तहत था कि कोई भी एक दूसरे के राज्य पे हमला नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे के राज्य का यानी कि देश का ज़मीन नहीं हड़पेगा। ये सारे बात हुआ था। ठीक है, कि सेना आसपास में, हथियार पास में नहीं रखेंगे, सेना सिर्फ रहेंगे। लेकिन भारत और चीन, उस समय नेहरू को लग रहे थे चलो चीन तो अब मेरा दोस्त हो गया, दे दिए नाराज, हिंदू चीनी भाई भाई। लेकिन चीन का नीति कुछ और ही था। 1961 आते चीन ने ऑक्साइड, जो कश्मीर था ऑक्साइड, ठीक है, वहाँ पे इसने कब्जा कर लिया था। और जब रोड बनाना पहले स्टार्ट किया, जब भारतीय के जो प्रधानमंत्री थे वो उस समय लगे हुए थे, उस समय इंग्लैंड के जो महारानी थे वो भारत आने वाले थे, उसी के स्वागत में लगे हुए थे। ये बहुत सारे चर्चा भी हुए, लेकिन नेहरू के नाक पे कान पे रूह तक नहीं झुका। जब 1962 में ही हमला कर दिया और भारत के 1962 में ही हमला कर दिया और भारत को जो है भारत में हमला कर दिया और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हथिया लिया गया चीन के द्वारा। तब प्रधानमंत्री का आँख खुली और सेना भेजा गया। 35,000 इससे यानी कि ऑक्साइड चीन से, और 5,000 वर्ग किलोमीटर पाक अधिकृत जो कश्मीर थे वहाँ से भी इसने कब्जा कर लिया। ठीक है, तब जाके भारत के प्रधानमंत्री का नींद टूटा और सेना यहाँ से भेजा गया। सेना भेजा तो भारतीय सेना का बुरी तरह हार हुआ था यहाँ पे 62 की लड़ाई पे। याद रखिएगा 1962 की लड़ाई में चीन के साथ भारत की हार हुई थी, ज़बरदस्त हार हुई थी। हार होने का कारण ये नहीं था कि मेरा सेना बरियार नहीं था, लेकिन मेरे देश का जो रणनीति था वो कमज़ोर था। ठीक है, जिसके कारण भारतीय सेना के यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा और चीन ने भारतीयों पे ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जब इस बात की चर्चा चल रही थी संसद भवन में, ठीक है, इस बात की जब चर्चा चल रही थी संसद भवन में, इसी बात पे जब चीन में कब्जा करने वाली बात चल रही थी, तो नेहरू जी उस समय संसद में बोलते हैं कि जाने दीजिए ऑक्साइड चीन में क्या होता था, एक पेड़ तक नहीं उगता था। तो उसी समय एक कांग्रेस के ही सांसद थे, कांग्रेस के ही एक सांसद थे जिसके नाम थे महावीर त्यागी। तो उन्होंने बोला कि मेरे सर पे बाल नहीं है तो क्या मेरे सर का कीमत नहीं है। तो इस तरह के थे नेहरू, अपने खुद के छवि का ठीक करने के लिए भारत का बेड़ा गर्क कर दिया और जीत के यानी कि युद्ध के बाद बोलता है कि विश्व के नज़रों पे चीन का छवि खराब हुआ है, ना कि भारत का। कोई मार के चला गया और इस तरह का बयानबाजी हो रहा है भारत में। लेकिन उसके बाद ये ज़्यादा दिन रहे न, 1964 में ये टपक गए। इसके मरने के बाद 13 दिन, इसके मरने के बाद अगला भारत के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 60 का दशक जो था, 1960 का दशक भारत के लिए बहुत ही खराब था। ठीक है, 61-62 में तो चीन आक्रमण कर दिया। ठीक है, 65 में फिर पाकिस्तान भारत में आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान को लगा कि भारत कमज़ोर हो चुका है, अभी आक्रमण कर देते हैं, और ये लगभग 30,000 घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर में घुसा दिए थे। ठीक है, वो भी पाकिस्तानी ड्रेस में नहीं, आम यानी कि जो कश्मीरी का ड्रेस था उसमें
लेकिन भारतीयों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इस तरह ये जो पाकिस्तान का जो ये था, इसका नाम था मुहाजिद ऑपरेशन जुबिलेटर, ठीक, हाँ, ऑपरेशन जुबिलेटर नाम दिया गया था इस ऑपरेशन को पाकिस्तान के द्वारा। और भारतीय सेना यहाँ पे पहचानना मुश्किल था कि कौन कश्मीरी है और कौन आतंकवादी है, लेकिन जब वो लोग कश्मीरी बोलने के लिए नहीं सीखे थे, जब बोलते थे तो पकड़ा जाते थे ये घुसपैठिया और मार के गिराया। लगभग 6000 पाकिस्तानी सैनिक को हिंदुस्तानी सेना द्वारा मार के गिराया गया था। इसमें भी पाकिस्तान की करारी हार हो गई। और उसी समय जो रक्षा मंत्री यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, भारत के कुल बजट का 35% हिस्सा रक्षा में खर्च करने का बात किया पहली बार। और अभी तक भी भारत के रक्षा में 35% खर्च नहीं हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने 35% सुरक्षा के लिए रिजर्व रखा था। लेकिन ये तो कर दिए थे, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, क्योंकि भारत उस समय गरीब देशों की गिनती में आते थे, ठीक है। उतना साधन नहीं था, लेकिन जनसंख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। अब बात आता है 65 में युद्ध हुआ, हार गया, लेकिन फिर हम लोग से एक गलती हुई, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग पाकिस्तान के लगभग 1120 किलोमीटर एरिया को जीत लिए थे, ठीक है। पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था भारतीय सैन्य द्वारा। और युद्ध जब चल रहा था तो पाकिस्तान को लगा अब हार हो जाएगा, तो पाकिस्तान यूएसए को बोलता है कि भारत को बोलिए युद्ध बंद करने के लिए। लेकिन भारत से, अमेरिका से धमकी भी आया लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ डरने वाले थे, कद कांटे के छोटे थे, लेकिन इरादे के बुलंद थे। नहीं माने। इसके बाद बोला गेहूँ बंद कर देंगे, बोला कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने, बोला कोई दिक्कत नहीं। फिर यूएसए की बात में नहीं मानी, लेकिन रूस द्वारा फिर भारत में यानी पाकिस्तान द्वारा बोला गया कि आपका बात रूस मानता है, और रूस भारत का सहयोगी भी रहे हैं शुरू से, तो रूस द्वारा बात मान लिया जाता है और वहीं से युद्ध का विराम किया जाता है। और एक समझौता होता है 10 जनवरी 1966 को, जिसे कहते हैं ताशकंद समझौता, ठीक है। ताशकंद समझौता में जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री और वहाँ के जो थे प्रधानमंत्री वो जाते हैं, ठीक है। समझौता तो हो जाते हैं, समझौता हो जाते हैं कि कोई भी एक दूसरे का आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जितना ज़मीन हड़पे थे वो पाकिस्तान को वापस देना पड़ेगा। साइन किए, क्या किया पता नहीं, रहस्यमय। यहीं इस 11 जनवरी के रात को ही लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाते हैं, और ये रहस्यमय तरीके से ही रह जाते हैं। लेकिन फिर जैसे डेथ हुए उसके 13 दिन बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी 49 साल के उम्र में, ठीक है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, और फिर यहाँ बनी, और 66 में बनी, और 66 में ही भारत की मुद्रा का डिवैल्यूएशन किया गया, यानी कि $1 $1 का वैल्यू ₹4.76 तक चला गया। पहली बार भारत के रुपया का वैल्यू नीचा किया गया, कि जो उस समय के रुपया के 57% तक कम कर दिया गया था, ठीक है। और इस तरह डॉलर के सामने रुपया का भाव दिन प्रतिदिन गिरते रहा। 4 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 20। अभी वर्तमान में बात करें तो $1 का वैल्यू 84 रुपये के बराबर है। 84 रुपये कुछ पैसे के बाद। लगता है 1935 तक रुपया का सेंचुरी लग जाएगा, 2035 तक, जिस तरह से रुपया का भाव दिन प्रतिदिन गिर रहा है, ठीक है। देश के लिए अच्छा नहीं है। अब शास्त्री जी अब बने इंदिरा गांधी यहाँ पे पहली बार डिवैल्यूएशन किया। अब यहीं पे 1971 में एक युद्ध होता है, 1971 या 72 भी बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट 71 था। 13 दिन के युद्ध में भारत पाकिस्तान को 2 टुकड़े में विभाजित कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश नाम दिया गया, ठीक है। 13 दिन के युद्ध में भारतीय सेना मुख्य रूप से 3 दिन ही लड़े थे, 16 दिसंबर से
16 दिसंबर से 19 दिसंबर, ठीक है। 3 दिन में भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों का काम तमाम कर दिया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में लगभग 93,000 पाकिस्तानी सेना को बंदी बनाया गया था, आत्मसमर्पण कराया गया था भारतीयों के द्वारा। लेकिन अगर उस समय की बात करें, पाकिस्तान की टोटल सेना का बात करें तो 3 पॉइंट इतना सेना ही था उसके पास, LAKH, यानी कि 3.5 लाख सेना में 93,000 को कब बंदी बना लिया गया था। लगभग कितना 26% सेना भारतीयों के कब्जा में था, ठीक है। 1971 की बात है। उस समय भी मौका था कि भारत पाकिस्तान को समाप्त कर सकता था, लाहौर तक जीत सकता था। लेकिन फिर एक गलती हुआ, ये जीतने कैदी थे, इसे 6 महीने तक भारतीय जेल में रखा जाता है, खाना पीना खिलाया जाता है। फिर एक समझौता होता है, शिमला समझौता 1972 में, ठीक है, जिसमें फिर से जितने जगह, कुछ जगह फिर से हम लोग जीते थे, लेकिन वो दिया जाता है, ये सारा सैनिक को छोड़ा जाता है शिमला समझौता के तहत। और वहाँ पे तय होता है कि कोई भी देश एक दूसरे के देश की सीमा पे आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान मानने वाले कहाँ हैं। अगर यहाँ पे सुप्रासात हो जाता तो 1990 के दशक में आतंकवाद का साया भारत में नहीं खटराता और 1999 में कारगिल का युद्ध भारत को देखने नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सब गलतियां होते रहा भारतीयों की आज़ादी के बाद भी। अब बात करें इंदिरा गांधी की, युद्ध के बाद इंदिरा गांधी दुर्गा बन गई थी सबके नाम पे, यानी कि इंदिरा गांधी का ही नाम गूंजा करते थे। लेकिन एक डेट आया, ठीक है, इसके भी इंदिरा गांधी के द्वारा कुछ खराबी भी किया गया, जिसके कारण इसकी सत्ता भी चले गए। और रातों रात इसने 25 जून 1975 को पूरे भारत में, इतने बड़े भारत में इमरजेंसी लगा दिए गए, ठीक है। इमरजेंसी लगाने का कारण है, बहुत लंबा कारण हो जाएगा, इसमें बनाएंगे एक वीडियो, तो ठीक है। इस तरह यहाँ पे ये हुआ, फिर से भारत पे आक्रमण हुआ पाकिस्तानियों के द्वारा 1999 में, जब हम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा था, उस समय उसने घातक हमला कर दिए थे। तो इस तरह आप, और धारा कुछ बातें भूल भी गए, चले कोई बात नहीं, किसी और दिन जब जम्मू कश्मीर बना तो उस समय वहाँ के जो थे शेख अब्दुल्ला, वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू में गहरी दोस्ती थी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर को 370 धारा उपहार में दिया गया। 370 धारा था क्या, अभी तो है नहीं, इसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया, 2019 को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। धारा 370 क्या है, एक ही देश के 2 अलग अलग झंडे, 2 अलग अलग रूल रेगुलेशन। भारतीय जो थे नियम कानून सिर्फ रक्षा, सुरक्षा, संचार और विदेशी मामला में काम करते थे, बाकी सब दूसरे के लिए। इतना ख़राब था कि जम्मू कश्मीर के में कोई बस नहीं सकता है, वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़की अगर पाकिस्तान के साथ शादी करता है तो पाकिस्तानी आदमी को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। अगर जम्मू कश्मीर की लड़की इंडियन से शादी करता है, इंडियन लड़का से, पहले की बात कर रहा हूँ, 2019 से पहले की बात, तो इंडियन लड़की से अगर शादी करता है तो इस लड़की को जम्मू कश्मीर की सदस्यता समाप्त हो जाती। तो इस टाइप का था धारा 370, जिसे अभी हटा दिया गया है, ठीक है। और बहुत अनसुनी कहानी है भारत आज़ादी का, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो पता है 15 अगस्त को ही क्यों आज़ादी हुआ, तो ये कारण था। आज़ादी में तो हज़ारों भारतीयों ने अपने जान कुर्बान किए, लेकिन कुछ कुछ का ही नाम हम लोग जान पाते हैं, क्योंकि उस समय का जो था समाचार पत्र जो इस टाइप का खबर छापते थे उसे बंदी बना लिया जाता था, तो उसके के साथ गलत व्यवहार किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो कुछ कुछ का ही नाम हम जानते हैं, लेकिन जितने के भी नाम जानते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है भारतीयों के बारे में, क्योंकि आज़ादी के लिए उसने अपने जान को निछावर कर दिए। तो एक बार फिर से 77वां गणतंत्र दिवस के आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।
एक दिन पहले ही। जय हिंद, जय भारत।